जय हिंद फ्रेंड्स। सो आज एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमें जो है आईएएस ऑफिसर बनना है। तो आपने एक वीडियो बनाया है तो उसमें जो है आपने बताया है कि 10 के बाद आर्ट लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। तो उसी में उन्होंने कमेंट किया है कि जो है सर हम क्लास 11th में हैं और हमें बनना है, तो आप थोड़ा सा इसका पैटर्न बता दीजिए और इसका सिलेबस बता दीजिए और साथ साथ इतना बता दीजिए कि हम जो है क्लास 11th में हैं तो हमको जो है क्या करना चाहिए इस समय। ठीक है। तो हम जो है थोड़ा सा उनका डाउट क्लियर करने के साथ केवल उनकी बात रहती तो मतलब केवल एक स्टूडेंट के लिए तो बताते नहीं, बट जो है क्या हुआ कि यहाँ पे जो है हमें लगा कि ये ठीक है, अच्छी बात है कि उन्होंने सोचा। हम जो है उनका बहुत तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं कि ऐसी बात वो अभी इस समय मतलब उन्होंने अपना गोल डिसाइड कर लिया, अच्छी बात है। अभी कुछ एक बात और उनको मतलब कि उनके साथ साथ जितने स्टूडेंट हैं उनका भी जो है यहाँ पे बेनिफिट होने वाला, फ़ायदा होने वाला है। देखिए ये वीडियो मतलब कि किस किस स्टूडेंट को देखना चाहिए। पहला तो जो जो मतलब चाहते हैं इसकी तैयारी करना उनको देखना चाहिए। इसके बाद जो है मतलब कि जो नहीं इसकी तैयारी करना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, उनको भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है इसमें आज जो है आपके जीवन के नए पड़ाव जो है इसमें मिलेंगे आपको। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें जो है आप कई नई चीज़ें आप सीख सकते हैं, कई नई चीज़ें जो है आप जान सकते हैं। केवल हम इसके पैटर्न और चरण के साथ साथ मतलब कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है इसमें कुछ ऐसी बात भी बताएंगे ताकि जो है आप लोगों को लगेगा कि हाँ, इससे जो है हमने आज कुछ नया चीज़ सीख लिया, हमें जो है इसकी तैयारी करनी ही चाहिए। आप जो है यहाँ तक समझ सकते हैं, यहाँ तक आपका जो है यहाँ पे निर्णय हो जाएगा कि आप इसकी तैयारी ज़रूर करेंगे। एग्ज़ाम दें ना दें ये अलग बात हो जाएगी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं आप लोगों को कि ये जो आईएएस नाम है इसकी एग्ज़ाम कराती है यूपीएससी, कंडक्ट कराती है इसका एग्ज़ाम। इसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग ये जो है इसका एग्ज़ाम कराती है। इसमें जो है 3 बड़ी सर्विस है, एक आईएएस, एक जो है आईपीएस और एक है आपकी आईएफएस। यूपीएससी में जो इसका एग्ज़ाम होता है इसे कहते हैं सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है। तो इसमें जो है इसका एग्ज़ाम होता है आईएएस आईपीएस का। ठीक है। इसके लिए जो है हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन सा पैटर्न होना चाहिए, क्या 10 के बाद करना चाहिए, 12th के बाद करना चाहिए, क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसकी तैयारी कौन लोग कर सकते हैं। पहला, इस समय जो व्यक्ति ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, यानी जो ग्रेजुएशन में है, जैसे बीए हो गया आपका, बीएससी हो गया आपका, और यहाँ पे जो है अभी 10th में है और 12th में है, या फिर जो है अभी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, एमए में है। ठीक है, कुछ भी अभी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन इनके हाथ लग गई है, तो ये भी जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को जो है अभी क्या करना चाहिए, तो इनको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाहिए। मतलब अभी ज़्यादा जो है फोकस नहीं करना चाहिए, अभी अपने एनसीईआरटी पे जो है इनको फोकस करना चाहिए। ठीक। बाकी जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन में हैं, तो ये जो है अपना एनसीईआरटी से आगे कदम भी बढ़ा सकते हैं अगर इनकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। अभी सर जी ये क्या एनसीईआरटी लगाए हैं, अभी थोड़ा इसका पैटर्न तो बता दीजिए, क्या जैसे क्या सिस्टम है, तब तो हम समझेंगे। तो आइए हम उसको भी आपको बता देते हैं। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो होता है 3 चरण में होता है। जी हाँ, 3 चरण में इसका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए 3 चरण हैं। जो व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनता है वो पूरे एक ज़िले का राजा होता है। आई मीन राजा का मतलब है कि एक ज़िले का वही जो है जो मेन रहेगा। ठीक है, जो व्यक्ति वो मतलब एक ज़िले का उसको जो है पोस्ट मिलता है और वही जो है वहाँ का हेड होता है, वही वहाँ का मालिक होता है। अभी आपको बता देते हैं इसके 3 चरण में एग्ज़ाम होते हैं, जिसे हम लोग प्री कहते हैं पहला। दूसरा आपका रहेगा मेंस और फिर आपका रहेगा इंटरव्यू का।
ठीक, तो इस तरह से 3 चरण में इसका एग्जाम होता है। तो सबसे पहला जो बाधक रहता है, सबसे जो कठिन एग्जाम मानी जाती है, वो आपकी रहती है प्री की एग्जाम। ठीक, प्री के एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक, प्री के एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं यहाँ पर, और इसे हम लोग कहते हैं जीएस, यानी कि जनरल साइंस का पेपर रहेगा। ठीक है, जनरल स्टडी का रहेगा। ठीक है, जनरल स्टडी का रहेगा, साइंस का नहीं, जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का पेपर है और पहला, और इसी में आपका रहेगा जीएस का दूसरा, जिसे सीसेट के नाम से भी जानते हैं। इसे सीसेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा एग्जाम है आपका जनरल स्टडी का, तो ये आपके 2 पेपर होते हैं आपके प्री में। आपके मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं, यानी 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें 2 आपके कंपलसरी हैं। एक जो है आपकी 22 अनुसूची से, मतलब कि 22 भाषाओं से, जो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा, जैसे आपकी हो गई हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोंकणी, मणिपुरी। ठीक है, उर्दू, इसके बाद जो है सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, उड़िया, कुछ भी जो इसमें से आप ले सकते हैं, इस 22 भाषाओं में से कोई एक। और दूसरी आपकी रहती है कंपलसरी में इंग्लिश। ये इंग्लिश का पेपर आपको देना ही देना है, मतलब कि इंग्लिश के पेपर में आप चुन नहीं सकते हैं कि इसके अलावा कोई और, आपको ये इंग्लिश का कंपलसरी रहता है। ये भी आपका 300 नंबर का रहता है, ये भी आपका 300 नंबर का रहता है। लेकिन जो है ये केवल क्वालिफाई मतलब कि पेपर्स रहते हैं, तो इसमें आपको केवल 25% लाना रहता है। केवल आपको 25% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, यानी 75 नंबर खाली आपको यहाँ से लाने हैं। 300 में से 75 नंबर केवल लाने होते हैं बस। हिंदी के पेपर से और इंग्लिश के पेपर से केवल 75 नंबर, ये आपके जुड़ते नहीं हैं। लेकिन जो है अगर आप इतना नंबर नहीं लाते हैं तो आपका जो है, जो बाकी जीएस का मेंस का पेपर है, उसमें जो है नंबर वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, वो पेपर आपका चेक ही नहीं होता है। सबसे पहला जो आपका बाधक है, ठीक है, पहला पड़ाव जो है, इसी को हम समझते हैं। इसमें देखिए, जो आपका जीएस का पहला पेपर होता है, तो ये आपका होता है, मतलब कि क्वालिफाई ये दोनों हैं, लेकिन जो है यहाँ पे केवल आपको कितने लाने हैं, तो इसमें आपको केवल लाने होते हैं 33%, यानी 33% आपको लाने होते हैं। यानी हम बात करें तो 66+1 नंबर लाना होता है, यानी 66 से 67 नंबर अगर आपका आ गया तो जो है आप सीसेट में पास हो जाते हैं। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो सीसेट में आपका होता है मैथ होता है, रीजनिंग होता है, एप्टीट्यूड होता है, कॉम्प्रीहेंशन होता है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपके जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये मैथ यानी जो है ज़्यादातर आपको 3 सब्जेक्ट हम आपको इसमें बता देते हैं, इसी से आप जो है एकदम कंप्लीट है कि मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है सर, आपको हम बता देते हैं, 1 मिनट। अभी इसको हटा के पहले इसी पड़ाव को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्री, और प्री में हमने जाना पहला जो है जीएस, जनरल स्टडी पेपर 1, सामान्य अध्ययन का पेपर 1, जिसे हम लोग कहते हैं जीएस का पेपर। ठीक है, इसे मतलब कि इसे सीसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको जो है सब लोग कहते हैं, नाम भी दिया गया है कि सीसेट का पेपर। सीसेट के पेपर में हमने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या क्या रहता है, तो मैथ, रीजनिंग, और आपका रहेगा कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, इससे जो है आप लोग ये 3 सब्जेक्ट आप तैयार कर लेंगे। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, तो कॉम्प्रीहेंशन में आपको पैसेज दिए जाएंगे। पहले जो है केवल इंग्लिश में, मतलब अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, ये कॉम्प्रीहेंशन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। आपको पैसे दिए जाएंगे, वहाँ से आपको जो है क्वेश्चंस के जो है आंसर देने होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। बाकी मैथ और रीजनिंग जो होती है, ये दोनों मिला के आपका
क्लास 10th के बेस का होता है, मतलब रीजनिंग तो क्लास 10th नहीं, मतलब कि वही जो नॉर्मल रीजनिंग रहती है, लेकिन इतनी भी अब जो है दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है तो इतना नॉर्मल तो रहेगा नहीं, मतलब टफ तो रहता ही है, बस थोड़ा सा आपके माइंड के साथ साथ जैसे विकसित हो जाता है तो उसी के आधार पर इसका रहता है, इससे बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता। लेकिन इस समय जो है इसका पैटर्न जो है काफ़ी बदल चुका है, तो इस समय जो है इसके मैथ के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आने लगे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए। ये आपका 80 नंबर, मतलब 80 क्वेश्चन इसमें होते हैं आपके, और रहता है ये 200 नंबर का, 200 नंबर का रहता है, 80 क्वेश्चन आपके होते हैं, जिसमें से आपको जो है 80 200 में से आपको जो है 33% यानी जो है आपको 66 + 1 या मान के चलिए डायरेक्ट जो है 67 नंबर आपको चाहिए होते हैं। इसमें से यदि आप 67 नंबर लाते हैं तो ही आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, जिसे सीसेट का एग्ज़ाम कहा जाता है। तब जाके आपका ये जीएस का पेपर जो है ये चेक किया जाएगा। लेकिन इन दोनों का पेपर आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है, जहां आपकी मेरिट बनती है वहां ये नहीं जुड़ता है। बस इसे पास करने के बाद ही आप जो है उस पेपर को दे सकते हैं। अगर इसमें आपने पास नहीं किया है तो आप मेंस में नहीं जा सकते हैं। इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले पूरे 5 लाख से कम स्टूडेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो है इसमें जब आते हैं क्वालिफाई करते समय 15,000 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट, 15,000 16,000 स्टूडेंट जो है इसमें प्री पास करके जाते हैं, मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। जिसमें जो है मेंस में जाने के बाद इसका लगभग 3%, मतलब कि 3 बटा में निकाल के फिर जो है उस तरह से उसमें बुलाए जाते हैं जो आपके इंटरव्यू में, तब जाके फिर वहाँ पे चयनित किए जाते हैं। यानी जितनी वैकेंसी आती है हमेशा लगभग जो है 800 से 1,000 के आस बीच में जो है वैकेंसी आपकी मिलती है। जैसे इस बार 1100 है। इसका एग्ज़ाम जो होता है यूपीएससी का, तो ये आपका एग्ज़ाम मई में होता है, ठीक है। मई में आपका ये जो प्री का एग्ज़ाम है मई में होता है। फिर इसके बाद मेंस का आपका अक्टूबर में होता है, ठीक है। अक्टूबर में आपका मेंस का होता है। इंटरव्यू आपका फरवरी मार्च में होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो है आपके पेपर होते हैं। इसमें 800 से 1,000 की वैकेंसी होती है, तो उसका 3 गुना स्टूडेंट उसके जो है बुलाए जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में यानी कि 3 लोगों में 1 लोग चुने जाते हैं, ठीक है। 3 लोगों में 1 लोगों को चुना जाएगा, तो इस तरह से जो है उस वैकेंसी के लगभग 3 गुना लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जीएस पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट होता है और कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का होता है। तो अब जीएस पेपर 1 का देख लेते हैं। अभी प्री की ही बात कर रहे हैं, अभी मेंस में नहीं गए हम लोग। तो इसमें जो है क्या होता है कि इसमें कुल आपके एक ही पेपर होगा इसमें, ठीक है। इसमें भी एक ही पेपर होता है, लेकिन ये दोनों एक ही दिन ये दोनों पेपर होते हैं। मतलब जीएस का और सीसेट का दोनों पेपर एक ही दिन होता है। 3-3 घंटे का आपको जो है समय मिलेगा, ठीक है। 3-3 घंटे का समय मिलता है। तो इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। जीएस 100 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन रहता कितने का है तो 200 नंबर का रहता है, और क्वेश्चन आपके रहते हैं 100। इसमें आपको जो है क्या करना होता है, तो इसमें यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है आपको, और इसमें जो है आपकी कट ऑफ लगभग जाती है। यानी अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो लगभग ये जो है हमेशा 90 से जो है 115 के बीच में ही रहती है, लगभग जो है इसी के बीच में रहती है, ठीक है। 90 से 115 के बीच में रहती है। ये आप जो है कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जैसे आप SC ST के हैं तो थोड़ी सी आपको छूट मिल जाएगी, जनरल के हैं तो नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ आपको लगेगा। OBC के हैं तो उसमें भी थोड़ा सा छूट आपको मिलता है। तो ये जो है लगभग 2-3 नंबर 5 नंबर का इस तरह से आपको छूट मिलता रहता है। तो ये जो है कैटेगरी वाइज होता है। यहाँ आपको 200 में से लगभग जो है मान के चलिए कि 100+ ही रहना चाहिए। अगर 100 नंबर से ज़्यादा ही आप लाए हैं तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है, ताकि जो है कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर भी जाए तो भी आप ठीक हैं। अगर जनरल हैं तो आपको जो है 120 तक लाएं तो आप जो है सबसे बेस्ट है। टारगेट आपका होना चाहिए 120+ रहना चाहिए, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग क्या रहती है। तो हाँ, इन दोनों पेपरों में आपकी निगेटिव मार्किंग क्या होता है, मतलब कि यदि आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो सही वाले क्वेश्चन में से भी नंबर कट जाते हैं। तो 1/3 का जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहता है, सीसेट में भी और जीएस के पेपर में भी। दोनों में 1/3 नंबर का जो है क्या रहता है। 1/3 का मतलब होता है कि आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो पिछले 3 क्वेश्चन में से एक जो है आपका
गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है 1/3 का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया, पहला आपका हो गया इसमें जो है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, फिर इसी में आपका हो गया इकोनॉमिक्स, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल साइंस एंड समाज शास्त्र से। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके इसमें सब्जेक्ट हैं। फिर करंट अफेयर्स, फिर इसी में आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, फिर इसी में आपका आएगा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है GS में मिलते हैं। और भी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अभी हम इतना बात नहीं करते हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप केवल तैयार कर लें तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका जियोग्राफी में कौन कौन रहेगा। तो जियोग्राफी में आपका मतलब इंडियन जियोग्राफी भी है, फिजिकल जियोग्राफी भी है, वर्ल्ड जियोग्राफी भी है। ठीक है, ये तीनों से सब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हिस्ट्री में जो है वर्ल्ड जियोग्राफी से प्री के एग्जाम में नहीं आता है, मेंस में आता है। लेकिन जो है एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो है आपका जो आधुनिक इतिहास है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, जबकि जो है जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है यानी आधुनिक इतिहास है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं, रखे जाते हैं। अब आपकी बात करें पॉलिटी, तो इसी में राज्य व्यवस्था, संविधान, भारतीय संविधान, ये सब जोड़ के जो है इसमें रहता है। ठीक है, ऐड करके रहता है। इसके बाद जो जनरल साइंस है, तो साइंस, जनरल साइंस का मतलब होता है कि साइंस एंड टेच, यानी जो है इसमें जो है आपका क्लास 10th के बेस का रहेगा। लगभग बहुत ज़्यादा टफ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी वही समझ के आप रखिए कि जब इतनी टफ एग्जाम है तो जो है थोड़ा सा बेस तो बढ़ाई के रहेगा उसका। इसके बाद इकोनॉमिक्स रहता है, यानी अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, यानी जो है भारत का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, भारत का चीन के साथ क्या संबंध है, जापान के साथ क्या संबंध है, रशिया के साथ क्या संबंध, यानी सबके साथ जो संबंध है। ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ, अन्य देशों के साथ, तो ये सब जो है IR में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर करंट अफेयर्स का मतलब होता है जो डेली क्या नई चीज़ें आ रही हैं, ये आपके सभी सब्जेक्ट से जोड़ के कि जियोग्राफी में अभी नया क्या खोजा गया है। ठीक है, आपके पॉलिटी में नया क्या, कौन सा जो है नया कानून पारित किया गया है, कौन सा जो है व्यक्ति अभी नया राज्यपाल बना है, नया मुख्यमंत्री बना है, नया राष्ट्रपति बना है, इस तरह के यानी कोई भी नए कानून बनते हैं, नए और पुराने कानूनों में सुधार किया जाता है। अमेंडमेंट यानी जो है उसमें क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो ये सभी जो है आपको करंट अफेयर्स में जोड़ के फिर जो है कोई नई झील खोजी गई, यानी जितना भी नया चीज़ हमेशा जो है डेली का जो नई न्यूज आती है, ठीक है, नई खबर आती है, वो आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना होता है। इसके बाद जो है आपका आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि इसमें होता है कि कहाँ, जैसे हिस्ट्री का ही एक सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो है कहाँ पे कौन सी मूर्ति किस तरह की बनाई जाती है, वहाँ पे किस तरह के जो है डांस होते हैं, वहाँ पे किस तरह की संगीत होती है। तो ये सभी जो है इसमें आर्ट एंड कल्चर में होता है। इसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी को जियोग्राफी से जोड़ के पढ़ा जाता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से सिलेबस तो काफ़ी छोटा है, लेकिन जो है इसमें क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का मतलब है कि यहाँ पे फूड चेन को देखा जाता है, मतलब कि खाद्य संग्रह को समझा जाता है, देखा जाता है। फिर जो है यहाँ पे आपको क्या किया जाता है कि
मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, ठीक है। वही तो मतलब इन्वायरमेंट का मतलब है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, ठीक है। कौन सा जीव जो है किसको खाता है, कैसे जो है हम लोग भोजन को प्राप्त करते हैं, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आपको जो है मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। आपको हम बता देते हैं कुछ गिने चुने सब्जेक्ट, जैसे आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, 3 सब्जेक्ट इधर से, एक ए और एक ए, यानी 5 सब्जेक्ट यदि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है तो हम गारंटी लेते हैं कि 80% आप क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। GS 1 से 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आप जो है ये 5 सब्जेक्ट पूरी तरीके से आपने तैयार कर लिया है। अब तैयार करने का मतलब ये है कि कम से कम 2 से 3 बार आपने इन्हें पढ़ा होगा, 3 से 4 बार आपने इनको रिवाइज किया होगा, और जितने भी CDS NDA UPSC के जितने भी कंडक्ट करती है एग्जाम, सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिया होगा। उसके बाद आप जो है 80% क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के बाद। अब आते हैं हम लोग मेंस पर। मेंस में यानी इसे हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। पहला आपका रहेगा 8वीं अनुसूची से। 8वीं अनुसूची से जो 22 भाषाएं हैं, इनमें से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं, लाइक आप हिंदी चुन सकते हैं, ठीक है, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कुछ भी जो इसमें से आप चुन सकते हैं। तो आपकी जैसे हिंदी हो गई। फिर आपकी दूसरी रहती है इंग्लिश। ये आपका कंपलसरी है इंग्लिश का पेपर, यानी इंग्लिश का पेपर आपको देना ही देना है। इंग्लिश का पेपर आपको देना ही देना है, और ये भी आपका 300 नंबर का रहता है, और ये भी आपका 300 नंबर का रहता है। इसमें से आपको 25% लाने होते हैं, यानी 25% इन दोनों में से आपको लाने होते हैं, ठीक है। तभी जाके आप जो है अलग आपके और सारे जो एग्ज़ाम हैं, जो पेपर हैं, तभी जाके उनका नंबर जो है चेक किया जाएगा। यदि आप इतना जो है नहीं लाते हैं तो आपका ये पेपर चेक नहीं किया जाएगा। इसके बाद यानी 75 नंबर, ठीक है, 25% का मतलब है 75 नंबर। इसके बाद आपका पेपर होता है GS के 4 पेपर से यहाँ पे होते हैं, 4 पेपर होते हैं, ठीक है। GS 1, GS 2, GS 3 और GS 4। फिर इसके बाद निबंध का, और निबंध के बाद 2 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल के। यहाँ पे आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 250 नंबर के होते हैं। ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होते हैं, 250 नंबर के होते हैं। ऑप्शनल में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। यानी जो है इसमें जैसे आप मैथ भी ले सकते हैं, फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ठीक है। इसमें से आप जो है कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो है इसी के साथ आप मैथ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप जो चाहें, आपकी जो जिसमें बहुत ज़्यादा आप मास्टर हो, यहाँ तक कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया से अच्छे तरीके से आता हो, तो जो है आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल में। लेकिन जो है अभी GS में बात करें तो GS में किस तरह से होता है, निबंध में क्या होता है। तो निबंध देखिए, आप जो है जितना आप निबंध की तैयारी कैसे किया जाता है, तो आप इतना GS पढ़ चुके हैं कि आप जो है निबंध में
इसी के अगर एकदम बिल्कुल भी नहीं आपने कभी पढ़ा है तो आप निबंध नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब पूरी तरह से आपने जीएस तैयार कर लिया तो निबंध आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको हम बता देते हैं कि जीएस 4 और निबंध की तैयारी प्री के एग्जाम के पहले नहीं की जाती है। ठीक, प्री के एग्जाम के पहले इसकी तैयारी नहीं की जाती है। और आपको बताएं कि प्री के साथ ही आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं कि जीएस 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो जीएस 1 में आपका रहेगा, ठीक है, जियोग्राफी रहेगा और हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मतलब कि आपका रहेगा भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो है आपके 2 से 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे छोटे छोटे। ठीक है, 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट आपके जीएस 1 से रहते हैं, छोटे नहीं हैं जीएस, मतलब कि जियोग्राफी, हिस्ट्री इतने भी छोटे नहीं हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा जो पेपर आता है, इसको काफ़ी डिटेल में बताया गया है, लेकिन जो है अब यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करने जा नहीं रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम ना तो पढ़ाते हैं और ना ही मतलब इसके बारे में जानते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी जो है उन्होंने पूछा तो हमने जुटा के बस बता दिया है, बस बाकी इसके बारे में हमको कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो इसका जो है काफ़ी उस तरह से डिस्कस अभी हम पढ़ाते हैं और डिस्कस करना रहता तो सबको बताना ही पड़ता, ऐसे जानते हैं बट सबको बताना मतलब कि अब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो जीएस 2 का पेपर है, इसमें पॉलिटी आपका रहेगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, इसी में आपका आईआर रहेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके इसमें आ जाएंगे, जितने भी मतलब संविधान से जुड़े हुए जो भी रहते हैं तो इसमें आपके पॉलिटी में आ जाएंगे। तीसरा पेपर आपका जो रहता है इसमें रहेगा इकोनॉमी और इसी में आपका रहेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी, यानी जो आपका अभी हमने आप लोगों को बताया पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, प्रौद्योगिकी एंड विकास, ये सब जो है इसमें आपका आएगा। ठीक है, डेवलपमेंट, ये सभी इसमें आपके आ जाएंगे, सबके सब पेपर इसमें आपके टोटल आ जाएंगे। ठीक है, और इन सब में करंट जो है जोड़ के रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है जोड़ के रहेगा। इसके बाद जो है आपका जो जीएस 4 आ जाता है। ठीक है, तो जीएस 4 में आपके एथिक्स के पेपर रहेंगे। ठीक है, केवल एथिक्स का पेपर रहेगा, मतलब कि यहाँ पे तर्क शक्ति के माध्यम से, यानी जो है एथिक्स का पेपर होता है। तो ये जो है अभी आपको समझ नहीं आएगा, ना इसके बारे में तैयारी करने का भी कोई मतलब निकलेगा, ना जो है इसका एक भी क्वेश्चन अभी आप हल कर पाएंगे। जब ये तीनों आपके पूरे बढ़िया से तैयार हो जाएं, ऑप्शनल आपका तैयार हो जाए, तो ही आप जो है एथिक्स की तैयारी कर सकते हैं। और निबंध में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो निबंध का भी तैयारी आप इसके बाद ही करेंगे। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न रहता है। आपके टोटल जो है 1750 नंबर का यहाँ से जो है आता है, यानी जीएस के 4 सब्जेक्ट 250 नंबर के, 250 नंबर के जो है यहाँ से आपके हो जाएंगे, जो कि 1000 यहाँ से हो गया। और इसका पेपर फिर 1000 है, 500 ए हो गया आपका। ठीक है, 1000 और यहाँ से 500 आप जोड़ देंगे तो 1500 हो जाएगा। और 1500 में यहाँ से आप जोड़ देंगे 250, निबंध का 250, तो आपका हो गया 1750 नंबर। और 1750 नंबर फिर इसी में जो है आपका इंटरव्यू आता है, जो तीसरा चरण है। ये आपका दूसरा चरण था और तीसरा चरण जो आपका रहता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, ये जो है इंटरव्यू यानी साक्षरता का पेपर है, यानी आपसे सामने आमने सामने आपको बिठा के जो है आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में कौन लोग होते हैं, तो रिटायर आईएएस ऑफिसर रहते हैं, बड़े बड़े, मतलब कि वो यूपीएससी उनको जो है मतलब कंडक्ट करके भेजती है, उनको चुन के जो है भेजती है। अब यहाँ पे जो है इसमें भी आपके 275 नंबर का जो है यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें से 275 में से आपके जो है मतलब 125 नंबर, ठीक है, या प्लस भी ला सकते हैं आप जो है। ठीक है, 125, 30, 40, 75 इस तरह से आपके जो है पेपर में आते हैं, कम से कम जो है 125। तो ये आपका मिला के टोटल जो है 2025 नंबर का जो है ये आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको जो है यहाँ पे लाने होते हैं केवल, अगर आप 50% प्लस ला दिए हैं तो आप जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। जी हाँ, 50%। ठीक है, इतने लाने के बाद जो है आप ऐसा कर सकते हैं। अब बताते हैं आगे की बात। अभी जो मेन बातें हैं अब जो है हम उनको बताने वाले हैं। ये तो था इसका सिलेबस पैटर्न। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने जाना, देखा, समझा। अभी हम क्या बताने वाले हैं, अब ध्यान से सुनिएगा।
क्या हम भी एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कहीं से भी हों, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हों, आप किसी भी कैटेगरी के हों, बस आपके पास ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, मतलब किसी भी, जैसे बीए बीएससी कुछ भी हो गया आपका, आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 21 प्लस होनी चाहिए, यानी 21 साल प्लस आपकी उम्र होनी चाहिए। तो आप जो है इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब इसके लिए आप को पूरी तरह से जो है एक OTR का फॉर्म आता है। OTR मतलब ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है आपको, ये अभी चल रहा है, इसमें आप जो है इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जब भी आपको एग्ज़ाम देना है तो केवल जो है उसमें आपको अप्लाई कर देना हो, तो इसको भर देंगे, फिर इसके बाद केवल जाके वहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका जो है हमेशा नहीं बार बार भरना पड़ता है, तो यहाँ पे एक ही बार में जो है आप भर सकते हैं। ये सिस्टम होता है, आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या जो है ये इतनी कठिन एग्ज़ाम है, इतना ज़्यादा इसमें जो है आपने सिलेबस बता दिया, इतने ज़्यादा इसमें जो है पेपर हैं, तो क्या जो है हम इसकी तैयारी करें या ना करें, ठीक है। अब जो हम उनके डायरेक्ट डाउट पे आते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि कोई भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर सकता है और सबको करनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको चाहे पेपर देने हो, ठीक है, या फिर आपको पेपर ना देने हो, लेकिन इसकी तैयारी कम से कम एक बार आपको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो है 2 साल में इसमें जो है आपको बता देते हैं कि लगभग आपको 3500 घंटे या 5000 घंटे की तैयारी मांगता है। डेली आपको 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे डेली आपको करीब जो है आपको बता देते हैं, तो 24 मंथ जो है आपको, या फिर 15 मंथ, 24 मंथ, 18 मंथ है, इतनी तैयारी आपका जो है मांगता है यूपीएससी, ठीक है। इतनी तैयारी आप 2 साल में सोचिए, आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, डेली कंटिन्यूटी, ठीक है, और कॉन्संट्रेशन के साथ, यानी फोकस बनाए हुए डेली आप 7 से 8 घंटे डेली 15 से 16 महीने तक आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं कि आप इसकी एग्ज़ाम दें ना दें, लेकिन आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह जो है सेटल हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारे नॉलेज जो है हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी लगता होगा कई लोगों को कि जो है हमारी नसीब हमारी साथ नहीं देती है, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, एक बार चेक तो कीजिए अपनी पूरी औकात कि जो है हमारे पास आखिर जो है इतने लोग पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा ज्ञान लेने के बाद जो है क्या होता है, लोगों का जो है कैसा माइंड हो जाता है, क्या उनमें बदलाव आ जाता है। तो एक बार कम से कम चेक तो कीजिए। 2 ही साल तो आपसे मांग रहा है, और हाँ, अभी से पढ़ाई करने लगिए। आप सोचे कि अगर आज अभी नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि 6 महीने बाद आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति आज से भी बदतर हो जाए, आज से खराब हो सकती है। तो इससे बढ़िया है कि आज से ही आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। यदि जो है आप इसकी तैयारी करना, इसका एग्ज़ाम देना चाहें या ना देना चाहिए, आपको हम बता देते हैं कि किसी भी मिडिल फैमिली में यदि जो है उसको ऊपर करना है, आगे बढ़ाना है, तो उनको जो है कम से कम एक सरकारी नौकरी की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि जो है आप नहीं करना चाहते हैं कोई सरकारी नौकरी, तब भी जो है कम से कम आप जो है इसकी तैयारी एक बार कर ही लीजिएगा, ठीक है। आप जो है इसकी तैयारी बस एक बार केवल तैयारी कर लीजिएगा, एग्ज़ाम दे ना दें वो अलग बात है। आप तैयारी करने के बाद आपको जो है एक अलग अनुभव मिलेगा, एक अलग जो है आपके पास थिंकिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी तैयारी आपको ज़रूरी है, बाकी एग्ज़ाम दे ना दें वो आपकी अलग बात है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय।